मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे समुच्चय सेट्स का भाग 25। अभी तक हम 24 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 25वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। हम्म, हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 28। उसके बाद हम उदाहरण नंबर 29 पर दृष्टि डालेंगे और उसे समझेंगे, और अंततः उदाहरण नंबर 30 और 31, इन दोनों उदाहरणों पर भी नजर डालेंगे और उन्हें अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आज हमें चार उदाहरण 28, 29, 30 और 31 पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए। उदाहरण नंबर 28। दिखाइए कि शब्द कैटरेक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय शब्द ट्रैक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय समान है ना। ये क्या बोल रहा है उदाहरण नंबर 28 में, कि हमारे पास एक शब्द है कैटरेक्ट, है ना, CATARACT, और इसके वर्ण विन्यास के जो अक्षर हैं है ना, उसका जो समुच्चय है वह शब्द ट्रैक्ट TRACT के वर्ण विन्यास के अक्षरों के समान है। मतलब कि अक्षरों का समुच्चय समान है, मतलब कैटरेक्ट का समुच्चय और ट्रैक्ट का समुच्चय, है ना, इन दोनों के समुच्चय में जो अवयव है वह क्या समान है। मतलब हमें जो सेट्स हैं उन्हें इक्वल सेट्स प्रूव करना है, मतलब समुच्चयों को समान समुच्चय दर्शाना है। ठीक है, तो देखिए, ये हमारे पास कैटरेक्ट, अगर हम इसे समुच्चय के रूप में लिखेंगे तो समुच्चय में हम क्या करते हैं, मझले कोष्ठक के अंदर प्रत्येक अवयव को लिखते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जो भी अवयव हो उसे हम एक ही बार लिखेंगे, एक से ज्यादा बार नहीं लिखेंगे, है ना। तो अगर हम कैटरेक्ट में देखें तो सी, है ना, सी कितनी बार है, दो बार है, लेकिन आएगा कितनी, एक ही बार, है ना, तो सी आएगा। फिर ए कितना है, तीन बार, है ना, ए, लेकिन आएगा कितना, एक ही बार, तो हम सी लिखेंगे, ए लिखेंगे, है ना। टी कितना है, दो बार, लेकिन फिर भी ये कितने बार, एक ही बार आएगा, तो CAT। और आर कितनी बार है, एक बार, तो एक बार आर आएगा, है ना। तो ये हो गया CATR, है ना, क्या हुआ, CATR। और अब हम ट्रैक्ट के, है ना, जो शब्द ट्रैक्ट है इसे समुच्चय के रूप में लिखेंगे, तो तो इसके भी अवयव हम क्या लेंगे, जो भी अवयव एक से ज्यादा बार आ रहा हो उसे भी हम सिर्फ एक बार ही लेंगे। ठीक है, तो टी यहाँ पे दो बार है, एक बार हम टी लेंगे। आर एक बार है तो आर लेंगे, ए एक बार है तो ए लेंगे, और सी एक बार है तो सी लेंगे। अगर आप देखें तो कैटरेक्ट वर्ड में, मतलब कैटरेक्ट शब्द में जो अवयव थे वह समान है जो ट्रैक्ट वर्ड में, मतलब ट्रैक्ट शब्द के समुच्चय में जो अवयव है ना। ट्रैक्ट शब्द के अवयव, जो ट्रैक्ट शब्द है अपना, उसके समुच्चय में जो अवयव है, और जो हमारा कैटरेक्ट शब्द है इसके समुच्चय में जो अवयव है वह क्या है, आपस में समान है ना। तो क्या है ये जो हमारे शब्द हैं, है ना, इनके जो समुच्चय हैं वह समुच्चय समुच्चय क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, देखो हल देखते हैं। मान लीजिए कि हमने कैटरेक्ट को एक्स समुच्चय से निरूपित किया, मतलब जो शब्द कैटरेक्ट था उसके समुच्चय को हमने एक्स समुच्चय से निरूपित किया, तो एक्स क्या हो जाएगा, देखो इन अवयवों को हम अलग अलग लिखेंगे। पहले तो क्या था, CATARAC और टी। ठीक है, इसे हम जब सही से समुच्चय के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सी एक बार आएगा, है ना, कितनी बार है, दो बार है, तो सी आ गया। ए कितनी बार है, एक दो तीन बार है, लेकिन एक ही बार आएगा, तो ए आ गया। टी दो बार है लेकिन आएगा एक ही बार, तो टी आ गया। और आर एक बार है तो आर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक्स समुच्चय, है ना, ये हो गया पहला वाला समुच्चय, पहले वाले शब्द का समुच्चय। अब दूसरा, हमने मान लीजिए कि जो ट्रैक्ट शब्द है इसके समुच्चय को y से निरूपित किया, है ना। मान लीजिए कि y ट्रैक्ट के अक्षरों का समुच्चय है। ठीक है, तो y समुच्चय क्या होगा, t दो बार है लेकिन आएगा एक ही बार, है ना। r एक बार है, एक बार r आएगा। a एक बार है, एक बार a आएगा, और एक बार c है तो एक बार c आएगा, है ना। अगर हम समुच्चय x और समुच्चय y को देखो, है ना, तो इसमें भी CATR है, इसमें भी CATR है ना, क्योंकि x का प्रत्येक अवयव y में है तथा y का प्रत्येक अवयव x में, अतः x इक्वल्स टू वाई, है ना। मतलब ये दोनों समुच्चय x और y, मतलब शब्द कैटरेक्ट और ट्रैक्ट के जो समुच्चय हैं वह क्या है, समान है। ठीक है, x इक्वल्स टू वाई है, तो ये रहा हमारा हल। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। उदाहरण नंबर 29। समुच्चय -1, 0, 1 के सभी उपसमुच्चयों की सूची बनाइए। हमें एक समुच्चय दिया हुआ है जिसमें तीन अवयव है, -1, 0 और 1। हमें इनकी सभी उपसमुच्चयों की सूची बनानी है। ठीक है, हमें इनके सारे उपसमुच्चय निकालने हैं। तो देखो, जब भी हम किसी समुच्चय के उपसमुच्चय निकालते हैं तो क्या करते हैं, जैसे कि अगर दो अवयव है उसमें, है ना, जैसे कि अगर उसमें
दो अवयव है, ठीक है। तो उसमें कितने, अगर किसी समुच्चय में दो अवयव है तो उसके उपसमुच्चय कितने निकलेंगे, 2 की घात 2, है ना। ये सूत्र था, 2 की घात m था हमारा सूत्र। और यहाँ m का मान क्या है, 2 है। अगर हमारे पास दो अवयव हैं किसी समुच्चय में तो m का मान 2 हुआ, है ना। 2 की घात 2 करेंगे तो हम 4 उपसमुच्चय, है ना, उसके कितने 4 उपसमुच्चय होंगे। अगर जैसे कि हमें ये दिया हुआ है, ये समुच्चय, इसमें कितने 3 अवयव है, -1 0 और 1, है ना। तो इसमें पूरे कितने उपसमुच्चय होंगे, 2 की घात 3, है ना, क्योंकि यहाँ m का मान कितना है 3, और सूत्र क्या था, 2 की घात m, है ना। उपसमुच्चयों की संख्या का सूत्र क्या था, 2 की घात m। m का मान यहाँ 3 है तो हम 2 की घात 3 करेंगे, मतलब यहाँ पे 8 उपसमुच्चय निकलेंगे। कौन से, है ना। अगर हमने इस समुच्चय को a माना, है ना, माना कि ये जो समुच्चय है इसे हम a से निरूपित करेंगे, a = -1 0 1, है ना। और समुच्चय a का वह उपसमुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं, वह रिक्त समुच्चय है ना। समुच्चय कौन कौन से, उपसमुच्चय कौन कौन से होते हैं, पहला, हर किसी समुच्चय का, है ना, हर समुच्चय का एक उपसमुच्चय रिक्त समुच्चय होता है, ठीक है, ये सबको पता है। और वह समुच्चय स्वयं का भी एक उपसमुच्चय होता है ना। तो दो ये होगा। और फिर हम इन्हें अलग अलग करके लिखेंगे, जैसे कि -1 का जो समुच्चय होगा वह इस समुच्चय का उपसमुच्चय होगा, जो 0 का समुच्चय होगा वह इस समुच्चय का उपसमुच्चय होगा, जो 1 का समुच्चय होगा वह भी इस समुच्चय का उपसमुच्चय होगा, और जो -1 और 0 का उपसमुच्चय, है ना, जो -1 और 0 का समुच्चय होगा वह भी इस समुच्चय का उपसमुच्चय होगा, और 0 और 1 का समुच्चय भी, है ना, और 1 और -1 का समुच्चय भी क्या होगा, उपसमुच्चय होगा इस समुच्चय की, ठीक है। तो देखिए, माना कि ए समुच्चय है, -1 0 1, है ना, और समुच्चय ए का वह उपसमुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं है वह क्या, रिक्त समुच्चय है ना। एक रिक्त समुच्चय जिसे हम फाई से या फिर रिक्त समुच्चय से निरूपित करते हैं। अब एक ही एक अवयव वाले उपसमुच्चय, ठीक है। अब ये क्या है, एक अवयव वाले, पहले एक अवयव वाले फिर दो अवयव वाले भी आएंगे, है ना। तो ए समुच्चय के एक अवयव वाले उपसमुच्चय क्या है, जब हम -1 का समुच्चय ले, है ना, 0 का समुच्चय ले और 1 का समुच्चय ले, ये तीन भी क्या है, इस समुच्चय -1 0 और 1 के उपसमुच्चय है। और एक के दो अवयव वाले उपसमुच्चय, है ना, एक है दो अवयव वाले उपसमुच्चय, कैसा, जिसमें -1 और 0 आएगा, 0 और 1 आएगा, और 1 और -1 आएगा, है ना। -1 और 0, -1 और 1, और 0 और 1, ये तीन भी क्या है, समुच्चय -1 0 1 के उपसमुच्चय है ना। तो कितने हो गए, ये 3, और ये 3 हो गए 6, और एक हो गया हमारे पास रिक्त समुच्चय, तो हो गए 7। अब हमें एक समुच्चय और निकालना है, तो हमें पता है कि प्रत्येक समुच्चय अपना एक उपसमुच्चय होता है ना। तो -1 0 और 1 का जो समुच्चय है वह भी अपना उपसमुच्चय होगा, ठीक है। उसे हम ए के 3 अवयव वाला उपसमुच्चय क्या है, ए स्वयं है। इस प्रकार ए के सभी उपसमुच्चय हैं, पहला फाई, जिसे हम रिक्त समुच्चय के नाम से भी जानते हैं, है ना, फिर -1 का समुच्चय, फिर 0 का समुच्चय, फिर 1 का समुच्चय, है ना, फिर -1 और 0 का समुच्चय, फिर -1 और 1 का समुच्चय, और 0 और 1 का समुच्चय, और अंत में स्वयं ए, जो कि है -1 0 और 1 का समुच्चय। तो ये जो 8 उप समुच्चय है ना, मतलब ये जो 8 समुच्चय है वह समुच्चय -1 0 और 1 के उप समुच्चय है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, इतना समझ आ गया। चलो अगले उदाहरण पे चलते हैं। हम्म, उदाहरण नंबर 30, सिद्ध कीजिए कि ए सम्मेलन बी ए सर्वनिष्ठ बी का तात्पर्य है कि ए और बी समान है ना। अगर ए सम्मेलन बी ए सर्वनिष्ठ बी के बराबर है तो इसका तात्पर्य क्या है, कि ए और बी आपस में समान है, ठीक है। चलिए हम हल देखते हैं। हल, यदि कोई अवयव, है ना, कोई अवयव ए है जो ए समुच्चय में है ना, यदि कोई अवयव ए है जो ए समुच्चय में है, ठीक है, और तो वह किस में, ए सम्मेलन बी में भी होगा, है ना। ए, अगर कोई अवयव जो है वह ए समुच्चय में, तो वह ए सम्मेलन बी के समुच्चय में भी होगा, है ना, क्योंकि ए सम्मेलन बी का मतलब क्या होता है, जो ए समुच्चय में भी हो और बी समुच्चय में भी हो, इन दोनों के अवयवों को, है ना, ए समुच्चय में हो या फिर बी समुच्चय में हो, या फिर उन दोनों में ही, है ना। तो उसमें क्या आते हैं, ए सम्मेलन भी आते हैं। तो अगर ए जो है, जो स्मॉल ए है वह ए समुच्चय में है, तो वह ए सम्मेलन बी के समुच्चय में भी होगा, क्योंकि ए सम्मेलन बी ए सर्वनिष्ठ बी के बराबर है ना। क्योंकि हमें दिया गया है कि जो ए सम्मेलन बी है वह ए सर्वनिष्ठ बी के बराबर है, इसलिए जो ए है वह ए सर्वनिष्ठ बी में भी होगा। देखो, जो हमारा स्मॉल ए था, है ना, जो छोटा ए था, वह ए समुच्चय का भाग है ना, जो ए अवयव है वह ए समुच्चय का भाग है, तो वह ए सम्मेलन बी का भाग भी होगा, है ना।
और क्योंकि ए सम्मिलन बी और ए सर्वनिष्ठ बी आपस में बराबर है, इसलिए वह ए ए सर्वनिष्ठ बी के समुच्चय का भी अवयव या फिर भाग होगा, है ना। अतः क्या जो ए है वह बी समुच्चय में भी है। देखो ए समुच्चय में था, है ना, अगर ए समुच्चय में था तो ए सम्मिलन बी में भी होगा, अगर ए सम्मिलन बी में है ए सर्वनिष्ठ बी में भी होगा, क्योंकि हमें प्रश्न में दिया है कि ए सम्मिलन बी और ए सर्वनिष्ठ बी बराबर है ना। अगर ए जो है वह ए सर्वनिष्ठ बी में है ना, ए सर्वनिष्ठ बी का मतलब क्या होता है, जो ए में भी हो और बी समुच्चय में भी हो, है ना। जैसे ए सम्मिलन बी में होता था कि या तो ए में हो या तो बी में हो, है ना, या फिर उन दोनों के सर्वलिस्ट में हो, है ना। लेकिन ए सर्वलिस्ट बी का मतलब होता है कि वह उन दोनों में ही हो। अगर ए जो है वह ए समुच्चय में भी होगा और बी समुच्चय में भी होगा, तभी वह ए सर्वनिष्ठ बी में है ना। अगर ए जो है वह ए सर्वनिष्ठ बी के समुच्चय में है, तो इससे हमें पता चलता है अतः जो ए है वह बी समुच्चय का भाग भी है ना। ए जो है वह बी समुच्चय का अवयव है। इस प्रकार हमें क्या पता चला, ए जो है वह बी का उपसमुच्चय है, क्योंकि जो ए था, देखो ये जो छोटा ए है वह ए समुच्चय में भी है और जो छोटा ए है वह बी समुच्चय में भी है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ए जो है वह बी का उप समुच्चय है। इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार यदि हमारे पास एक अवयव बी है ना, छोटा बी है अवयव, वह बी समुच्चय का भाग है ना। अगर हमारे पास एक अक्षर है, मतलब एक अवयव है छोटा बी, है ना, स्मॉल बी है, जो कि बी समुच्चय का भाग है या अवयव है, तो वह ए सम्मिलन बी का भी होगा, है ना, क्योंकि अगर वह बी समुच्चय का भाग है तो ए सम्मिलन बी का भी होगा। और जैसा कि हमें पता है कि ए सम्मिलन बी और ए सर्वनिष्ठ बी आपस में बराबर है, इसलिए जो बी है वह ए सर्वनिष्ठ बी का भी भाग होगा, है ना। जो बी है यहाँ पे वह ए सर्वनिष्ठ बी का भी भाग होगा, और अगर वह ए सर्वनिष्ठ बी का भाग है तो वह ए समुच्चय का भी भाग होगा, है ना। अतः जो बी है वह ए का उपसमुच्चय है ना। अगर ये दोनों ही एक दूसरे के उपसमुच्चय हैं तो हम कह सकते हैं ए और बी क्या है, आपस में समान है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत कुछ नहीं किया। हमारे पास जो प्रश्न में दिया था ए सम्मिलन बी और ए सर्वनिष्ठ बी बराबर है, और हमें पता लगाना है कि ए और बी बराबर है। तो हमने एक अवयव ए माना, छोटा ए माना कि वह ए समुच्चय का भाग है ना। अगर वह ए समुच्चय का भाग है तो वह ए सम्मिलन बी का भी भाग है, और अगर ए सम्मिलन बी का भी भाग है तो वह ए सर्वनिष्ठ बी का भी भाग होगा, क्योंकि ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। और अगर वह ए सर्वनिष्ठ बी का भाग है तो वह बी समुच्चय का भी भाग होगा, है ना, क्योंकि ए सर्वनिष्ठ बी का मतलब क्या है, समुच्चय ए में भी हो और समुच्चय बी में भी हो। अगर वह ए सर्वनिष्ठ बी का भाग है ना, तो हमें क्या पता चला, ए क्या है, बी का उपसमुच्चय है। और इसी प्रकार से हमने बी को, जो छोटा बी है, उसे हमने बी समुच्चय का अवयव माना। अगर वह बी समुच्चय में है तो ए सम्मिलन बी में भी होगा, और अगर ए सम्मिलन बी में है तो ए सर्वनिष्ठ बी में भी होगा, है ना। और अगर ए सर्वनिष्ठ बी में है तो जो बी है हमारा वह ए समुच्चय का भी भाग होगा। तो इससे हमें क्या पता चला, बी समुच्चय जो है वह ए समुच्चय का उपसमुच्चय है। तो हम देख सकते हैं कि ए बी का उपसमुच्चय है और बी ए का उपसमुच्चय है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ए और बी क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम अगले उदाहरण पे चलते हैं। उदाहरण नंबर 31, समुच्चयों ए बी के लिए सिद्ध कीजिए कि पी ए सर्वनिष्ठ बी पी ए सर्वनिष्ठ पी बी के बराबर है ना। यहाँ पी क्या है, कि पी ए जो है वह ए समुच्चय है ना, इसे एक घात समुच्चय है ए समुच्चय का, है ना। घात समुच्चय क्या होते थे, अगर किसी समुच्चय के हम उप समुच्चय निकालें, है ना, और उन उप समुच्चय को हम समुच्चय के रूप में लिख दें, तो वह उस समुच्चय के घात समुच्चय कहलाएंगे। ठीक है, तो ए सर्वनिष्ठ बी के घात समुच्चय किसके बराबर है, ए समुच्चय के घात समुच्चय, है ना, सर्वनिष्ठ बी के घात समुच्चय के बराबर, है ना। तो हम हल देखते हैं। मान लीजिए कि जो x है वह p ए सर्वनिष्ठ b में है, मतलब जो x समुच्चय है ना, x क्या है, जो x समुच्चय है वह ए सर्वनिष्ठ b के घात समुच्चय में है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि x जो है वह ए सर्वनिष्ठ b का उप समुच्चय है ना। अगर देखो ए सर्वनिष्ठ बी जो समुच्चय है ना, उसके हम उप समुच्चय निकालेंगे और फिर उन्हें हम समुच्चय के रूप में लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, उसका घात समुच्चय है। अगर जो x है वह ए सर्वनिष्ठ बी के घात समुच्चय में है, तो इसका मतलब है कि जो x है वह क्या है, ए सर्वनिष्ठ बी का उप समुच्चय है, तभी वह घात समुच्चय में है ना। तो x जो है वह ए सर्वनिष्ठ बी का उप समुच्चय है, इसलिए जो x है वह ए के घात समुच्चय में भी होगा तथा बी के घात समुच्चय में भी होगा, तभी तो वह ए सर्वनिष्ठ बी के घात समुच्चय में है ना। तो इसलिए जो x है वह ए ए के घात समुच्चय में भी होगा तथा बी के घात समुच्चय में भी होगा। ठीक है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जो x है वह पी ए सर्वनिष्ठ पी बी में भी होगा।
जो एक्स है वह किसमें, ए के घात समुच्चय सर्वनिष्ठ बी के घात समुच्चय में भी होगा, क्योंकि वह पी ए में भी है और पीबी में भी है, तो वह पी ए सर्वनिष्ठ पीबी में भी होगा। इस प्रकार हमें क्या पता चला कि एक्स जो था वह पी ए सर्वनिष्ठ बी में है ना, और फिर वह पी ए सर्वनिष्ठ पीबी में भी है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि जो पी ए सर्वनिष्ठ बी है वह उपसमुच्चय है पी ए सर्वनिष्ठ पीबी का, है ना। मतलब ए सर्वनिष्ठ बी का जो घात समुच्चय है वह उपसमुच्चय है ए समुच्चय के घात समुच्चय का सर्वनिष्ठ बी के घात समुच्चय का। ठीक है, अब देखिए, अब हम मानेंगे कि जो y है वह पी ए सर्वनिष्ठ पीबी का भाग है ना। जो y है वह ए समुच्चय के घात समुच्चय सर्वनिष्ठ बी के घात समुच्चय का एक भाग है ना, मतलब एक समुच्चय है। तो जो y है वह ए के घात समुच्चय में भी होगा, है ना, और बी के घात समुच्चय में होगा, तभी तो वह ए के घात समुच्चय सर्वनिष्ठ बी के घात समुच्चय में था, है ना। तो इसलिए वह ए के घात समुच्चय तथा बी के घात समुच्चय में भी होगा। इस प्रकार हमें पता चलता है कि जो y है वह ए का उपसमुच्चय है और बी का भी उपसमुच्चय है। अगर जो y है वह ए का भी उपसमुच्चय है और बी का भी उपसमुच्चय है, ठीक है, तो y जो क्या हो, y होगा क्या, y ए सर्वनिष्ठ बी का उपसमुच्चय भी होगा। अगर जो y है वह ए का भी उपसमुच्चय है, मतलब ए में भी है, और बी का भी उपसमुच्चय है, मतलब बी में भी है, तो y जो है वह ए सर्वनिष्ठ बी का भी उपसमुच्चय होगा, है ना। जिसका तात्पर्य है कि जो y है ना, जो y समुच्चय है वह ए सर्वनिष्ठ बी के घात समुच्चय में भी होगा, है ना। y जो है वह किसके, ए सर्वनिष्ठ बी के घात समुच्चय में भी एक उनका उपसमुच्चय है ना, तो वह ए सर्वनिष्ठ बी के घात समुच्चय में भी होगा। क्योंकि घात समुच्चय क्या होता है, किसी भी समुच्चय के जो उपसमुच्चय होते हैं उनके समुच्चय को हम घात समुच्चय कहते हैं, है ना। तो जो y होगा वह ए सर्वनिष्ठ बी के घात समुच्चय में भी होगा। अतः जो पी ए सर्वनिष्ठ पी भी है ना, मतलब ए का घात समुच्चय सर्वनिष्ठ बी का घात समुच्चय, वह क्या होगा, उप समुच्चय होगा ए सर्वनिष्ठ बी के घात समुच्चय के, है ना। क्या, जो ए का घात समुच्चय सर्वनिष्ठ बी का घात समुच्चय होगा वह उप समुच्चय होगा ए सर्वनिष्ठ बी के घात समुच्चय के, है ना। तो अभी हमने देखा कि जो ए सर्वनिष्ठ बी का घात समुच्चय है वह उप समुच्चय होगा ए के घात समुच्चय सर्वनिष्ठ बी के घात समुच्चय का, है ना। और अभी हमने देखा है ना दूसरे में कि जो ए का घात समुच्चय सर्वनिष्ठ बी का घात समुच्चय है यह उप समुच्चय होगा ए सर्वनिष्ठ बी के घात समुच्चय का, है ना। क्योंकि ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के उप समुच्चय है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए सर्वनिष्ठ बी का घात समुच्चय किसके बराबर होगा, ए के घात समुच्चय सर्वनिष्ठ बी के घात समुच्चय के, है ना। और यही हमें सिद्ध करना था कि ए सर्वनिष्ठ बी का घात समुच्चय ए के घात समुच्चय सर्वनिष्ठ बी के घात समुच्चय के बराबर है, जो कि सिद्ध हो गया है। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो हमने आज चार उदाहरण, आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने उदाहरण नंबर 28, 29, 30 और 31 इन चार उदाहरण पर चर्चा की और उन्हें अच्छे से समझा। ठीक है, बाकी अगले भाग में हम उदाहरण नंबर 32 और उदाहरण नंबर 33 इन दोनों उदाहरणों पर चर्चा करेंगे और उन्हें अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।